हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। और आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 10th सीबीएसई और साइंस का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बड़ा इजी चैप्टर है और आसान सा चैप्टर है, बहुत ही आसान तरीकों से आपको पूरा समझाऊंगा। अच्छा, मैं क्या यहाँ पर कोई डेफिनेशन नहीं लिखने वाला हूँ। डेफिनेशन आप लोगों की बुक में, डेफिनेशन आप लोगों के नोट्स में ऑलरेडी लिखी हुई है, ठीक है। तो आप उस डेफिनेशन को आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, वहाँ से समझ सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं, ठीक। बस आपको करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो सबसे पहली जो हेडिंग है वो है आपकी केमिकल रिएक्शन। होती क्या है मैं आपको पूरा समझाता हूँ। अगर आपको इसकी डेफिनेशन समझ करके नहीं समझ में आ रही है तो मैं आपको क्लियर करता हूँ। इसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है इन विच जिसमें जो दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलते हैं और एक नया प्रोडक्ट तैयार होता है। यानी कि आपके जो रिएक्टेंट होंगे वो रिएक्टेंट दो भी हो सकते हैं या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। वो रिएक्टेंट मिलेंगे तो एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो न्यू प्रोडक्ट जब कभी भी फॉर्म होता है तो वो अंडर एनी कंडीशन होता है। तो वो एक कंडीशन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है कि आर प्रोसेस इन विच न्यू केमिकल्स आर फॉर्म, कि एक नया केमिकल्स क्या होता है, तैयार होता है। जैसे अगर मैं कहूँ आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दे दिया जाए तो H2 + O2 अगर आप मिलाओगे तो क्या बनेगा, आपका H2O बनेगा, विच इज कॉल्ड वाटर। वाटर है जिसमें एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है और एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, दोनों ने मिलकर के क्या बना दिया, H2O बना दिया। तो क्या है, एक ही केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन हुई जिसमें दो लोग मिले और दो लोग मिल करके एक नए प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ देखो H2 इन द फॉर्म ऑफ गैस होगा, O2 इन द फॉर्म ऑफ गैस होगा, लेकिन जो H2O बनेगा इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड बनेगा। तो आप देखो कि जो प्रॉपर्टी इन दोनों की थी एज अ रिएक्टेंट होते हुए वो प्रॉपर्टी यहाँ नजर नहीं आ रही। ये दोनों यहाँ पर गैसेस के फॉर्म में थे, यहाँ पर जो H2O मिल रहा है वो किस फॉर्म में मिल रहा है, लिक्विड के फॉर्म में मिल रहा है। तो एक केमिकल प्रोसेस जिसमें एक नया केमिकल तैयार होता है, ठीक है, उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। एक आप एग्जांपल आप लिख सकते हो पेपर में, ठीक। इतनी बातें क्लियर। अब आगे चलते हैं, दूसरी जो आपकी हेडिंग आती है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, अब केमिकल इक्वेशन क्या होती है, बात समझो। कह रहा है सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विद सिंबल एंड फॉर्मूला। आप किसी, अब जैसे आपने केमिकल रिएक्शन समझ लिया, अब केमिकल रिएक्शन में जो आपने ये एग्जांपल लिखा ना, अगर आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी H2 इन द फॉर्म ऑफ गैस प्लस O2 इन द फॉर्म ऑफ गैस, दोनों ने मिलकर के क्या बना दे, H2O इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, ठीक। अब रही बात, एक चीज और करना है, इसको बैलेंस करना है। देखो हाइड्रोजन दो बार है, हाइड्रोजन दो बार है, तो हाइड्रोजन बोथ साइड इक्वल है। ऑक्सीजन चेक करो, ऑक्सीजन यहाँ दो बार, ऑक्सीजन यहाँ एक बार, तो आप यहाँ क्या लगा दो, 2 लगा दो। तो ऑक्सीजन तो हमारा हो गया 2, लेकिन उस चक्कर में हाइड्रोजन दो दूना 4 हो गया, यानी 2 × 2 = 4, तो यहाँ आपने 2 लगा दिया। तो ये आपकी क्या तैयार हो गई, केमिकल इक्वेशन तैयार होगी। बस यही करना है कि आप केमिकल इक्वेशन में जो आप कह रहे हो उसी को आप रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में आप दिखा दो, ठीक। अगर कोई गैसियस के फॉर्म में है तो G लगाओ, अगर कोई लिक्विड के फॉर्म में है तो आप उसको L लिखो, अगर कोई चीज पानी में मिलाई गई है तो उस जगह पर आप उसको क्या लिखोगे, एक्वस लिखोगे, यानी AQ। AQ का मतलब होता है किसी चीज को पानी में मिलाया गया है। तो अगर जैसे जैसे रिएक्शन जरूरत पड़ेगी वहां पर ऐसी ऐसी चीजें क्या करेंगे आपको मैं बताता रहूंगा, ठीक। अगर किसी रिएक्शन में कुछ ऐसा बना है, पीपीटी टाइप का है, मतलब कोई चीज ऐसी है जो पानी में सॉल्युबल नहीं है, वो कहाँ है, आकर के नीचे बैठ चुकी है, तो उस नीचे बैठने वाली चीज को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं, जो कि पानी में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होती है। तो जैसे जैसे हमारी क्या रहेंगे, कंपोनेंट रहेंगे, उनको वैसा वैसा नेचर हम उसको दिखाते चलेंगे, ठीक। अगर कोई चीज सॉलिड है तो उसके लिए आपको S लिखना है, कोई चीज गैस है तो आपको G लिखना है, जैसे अभी लिखा था। अगर कुछ लिक्विड है तो उसके लिए L लिखना है। बस इतना सा है, सिंपल सा है, ठीक। तो
केमिकल इक्वेशन का मतलब जिन लोगों को आप लेकर के चल रहे हो, जिन लोगों के बारे में आप बात करो, उनको आप एक सिंपल से इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो इन द फॉर्म, जिस फॉर्म में है वही आपकी क्या होती है, केमिकल इक्वेशन होती है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये वाला जो हिस्सा होता है, जो लेफ्ट साइड का हिस्सा होता है, इसको हम पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, REACTANT, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। और जो हमको राइट साइड में मिलता है, इसको क्या बोलते हैं, हम है प्रोडक्ट। ये हमारा राइट हैंड साइड वाला प्रोडक्ट है और लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या है, हमारा है रिएक्टेंट है। ठीक, अब आगे है, अगला पॉइंट है हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला। हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला आप कैसे लिखोगे, देखो। अब जैसे मान लो, अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, रफ कर दे रहा हूँ। केमिकल फॉर्मूला आप कैसे लिखोगे, जैसे मान लो आपके दिमाग में एक फॉर्मूला, अगर मैं जो बता रहा हूँ बार बार आता होगा, जैसे नाम है NaCl। NaCl को बोला जाता है साधारण नमक का सूत्र, यानी कॉमन सॉल्ट है। अभी बना कैसे होगा, देखो NaCl में दो लोग दिख रहे, एक Na और एक Cl, यानी Na को अगर हमने अलग किया और Cl को हमने अलग लिखा। अब Na जो कि क्या है, मेटल है, ठीक है, जिसका नाम होता है सोडियम होता है। ठीक, वो एक मेटल है। अब इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, यानी Z की वैल्यू कितनी है, 11 है। ठीक, अब इसके अगर एटॉमिक नंबर को आप कॉन्फिगरेट करोगे, कॉन्फिगरेट का मतलब होता है उसके एटॉमिक नंबर को ब्रेक करना, तो ब्रेक कितना होगा, वो 2,8,1 होगा। ठीक है, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। अब वो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, निकाल देगा। तो जब सोडियम क्या करेगा, अपने लास्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो सोडियम क्या बन जाएगा, Na का +1 बन जाएगा। ठीक, अब क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन क्या होता है, नॉन मेटल होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। अगर इसको आप ब्रेक करोगे तो 2,8,7 होगा। अगर ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेगा, तो इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8, मतलब ये ऑक्टेट हो गया। जैसे ये ऑक्टेट हुआ था ना, देखो लास्ट सेल में फिर एक निकल जाने के बाद 8 ही बचा, तो मतलब ऑक्टेट। ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेगा, तो इसके लास्ट सेल में कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो यानी क्लोरीन के भी ऑक्टेट, सोडियम का भी ऑक्टेट, दोनों के ऑक्टेट हो गए। लेकिन कंडीशन क्या बनी, एक ने इलेक्ट्रॉन को लूज करके ऑक्टेट बनाए, एक ने इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके ऑक्टेट बनाए, तो दोनों ऑक्टेट बन गए। ये हमारा क्या बन गया, कैटायन बन गया है, यानी पॉजिटिव का जो होता है उसको कैटायन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। ठीक, अब Na+ है और Cl- है। ठीक, Na+1 Cl-1 है। अब दोनों ही है सेम चार्ज, लेकिन अपोजिट है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो दोनों के बीच में लगेगी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसकी वजह से, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा दो अपोजिट चार्ज के बीच में ही क्रिएट होती है। तो दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट हुई। इस Na ने अपना +1 जो है 1 और Cl ने अपना -1 क्या किया होगा, इसने इसको दे दिया, इसने इसको दे दिया। ठीक, तो यहाँ पर Na के पास आ गया -1, Cl के पास आ गया +1, दोनों के चार्ज हो गए कैंसिल, तो हमारा कंपाउंड बन के तैयार हो गया NaCl। इस तरीके से हमने क्या लिखा, केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जर्नी NaCl की कुछ इस कदर की होती है। जितने फॉर्मूले हैं, अगर आप सोचो, अगर आपके दिमाग में एक और फॉर्मूला मान लीजिए कौन सा चल रहा है, जिसको हमने नाम लिया MgCl2, MgCl2 जिसका नाम होता है मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। ठीक है, आपको कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, उसका भी मैं बता दूंगा। अब Mg कितना होता है, Mg होता है 12, एटॉमिक नंबर 12 है। तो अगर आप इसको ब्रेक करो तो 2,8,2, लास्ट सेल में कितने, 2, और क्लोरीन के लास्ट सेल में अभी आपको बताया 17, तो 2,8,7। ठीक, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन निकालना, इसको, और यहाँ पर फिर क्लोरीन भी 2 होना चाहिए। तो आप एक Mg यहाँ बीच में लिखो, एक क्लोरीन यहाँ लिखो, एक क्लोरीन यहाँ लिखो। इसके कितने लगाओगे, 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, Mg के एक यहाँ एक यहाँ। इस क्लोरीन ने इससे एक ले लिया और इस क्लोरीन ने इससे एक ले लिया। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसने दे करके ऑक्टेट, ये भी 8 बन गया होगा। ठीक, ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करा, 2 दे करके कर रहा है। तो आप बताओ, Mg ने अपने लास्ट सेल से 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो क्या बन गया, +2, और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले करके क्या बना लिया, अपने आप को -1। तो अब यहाँ से क्या होगा, +2 यहाँ ट्रांसफर होगा, -1 यहाँ ट्रांसफर होगा। तो Mg के पास आ गया -1, Cl के पास आ गया +2, -1 लिखा नहीं जाएगा, तो फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, MgCl2। ये केमिकल फॉर्मूला लिखने का तरीका होता है। ठीक, अब आपको अगले पॉइंट पे लेके चलता हूँ।
बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड कैसे किया जाता है, और ये पेपर में आता है 2 नंबर में, आपका पेपर में जरूर आएगा कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड कैसे करना है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या कहती है कि नंबर ऑफ एटम, जैसे अब मान लो मैंने यहाँ लिखा H2 लिखा इन द फॉर्म ऑफ गैस, O2 लिखा इन द फॉर्म ऑफ गैस, दोनों ने मिलकर के क्या बना लिया, H2O बना लिया इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। अब हमें इस रिएक्शन को क्यों बैलेंस करना है? देखो हाइड्रोजन दो ठीक, ऑक्सीजन एक नहीं ठीक, तो आप यहाँ 2 लगा दो, तो हाइड्रोजन 4 हो गया, तो 2 यहाँ कर दो, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या कहती है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच रिएक्टेंट। देखो यहाँ पर ईच रिएक्टेंट में 2 रिएक्टेंट है, जिसमें हाइड्रोजन कितना 4 है, यहाँ भी हाइड्रोजन कितना 4 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है। तो ईच रिएक्टेंट यानी कि ईच एटम ऑफ रिएक्टेंट ऑन द लेफ्ट साइड, और जितने लेफ्ट साइड में आपके रिएक्टेंट होंगे उतना ही आपका कहाँ होगा, राइट हैंड साइड में आपका प्रोडक्ट भी होना चाहिए। तो नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन अ केमिकल इक्वेशन शुड बी द सेम ऑन LHS एंड RHS। ये आपकी साइड LHS है ना, तो LHS में जो भी होगा वो, और RHS में जो भी होगा वो दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इसलिए हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। अब कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है वाई बैलेंस, हम क्यों बैलेंस करें, ठीक, कभी कभार पेपर में आ जाएगा वाई बैलेंस, हम बैलेंस क्यों करें। तो आपके सामने होना चाहिए आंसर, क्या होना चाहिए, मैं आंसर लिख नहीं रहा हूँ, आपकी बुक में है, आप उसको पढ़ना, आप समझो इस चीज को। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि जितना रिएक्टेंट होगा उसका मास शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, यानी जितना इधर मास होगा, यानी इन दोनों का मास मिला करके इधर और इस अकेले का मास, दोनों का मास क्या होगा, बराबर होना चाहिए। यानी हम क्या कह सकते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट और इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ये दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसलिए हम रिएक्शन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। पहला रीजन आपको मिल गया। दूसरा रीजन, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास का क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास ये बोलता है मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जितना इधर मास होगा ना उतना ही मास इधर हो जाएगा, तो मास कहीं गया नहीं। ये हमारा कौन बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी हमारा मास दोनों तरफ क्या सुरक्षित है, चाहे आप लेफ्ट की बात करो चाहे आप राइट की बात करो, तो मास को सुरक्षित रहना है। ये रिएक्शन, अच्छा ये जो लॉ है ये उन रिएक्शन पे वैलिड होता है जिन रिएक्शन में एक्सो और एंडोथर्मिक नहीं होता है। लेकिन जब एक्सो और एंडोथर्मिक आ जाती है तब ये जो लॉ होता है ना, तब ये वहां पर लॉ क्या कहता है, मिस करता है। तब इस लॉ को तब हम नहीं कहते कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन फॉलो होता है। ठीक, तो इतनी बातें समझ में आई। हमें केमिकल बैलेंस, केमिकल इक्वेशन करनी है, उसके बाद क्यों बैलेंस करनी है, तो ये 2 रीजन आप लिख सकते हो, आपको पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, चलो मैं इसके बाद अगले पॉइंट पे चलता हूँ। मैं एक एक पॉइंट को क्लियर करता जाऊंगा, ठीक है। अगर आप में से किसी को नोट्स चाहिए होगा तो आप मुझे नोट्स बता दीजिएगा, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, ठीक है। अब बात आती है कि हमें बैलेंसिंग करनी कैसे है, यानी कि अगर मान लो अभी तो एक रिएक्शन आपको पता है, अगर आपको बैलेंस करना है तो आपके पास उसका क्या तरीका है। देखो सबसे पहले आपको रिएक्शन अगर मिले तो रिएक्शन में किसको बैलेंस कर लो, मेटल को। अब मेटल में कौन होगा, मान लो सोडियम, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, आयरन है, ठीक है, जिंक है, ठीक है। ये जितने भी आपको मिले इनको आप सबसे पहले क्या कर लो, बैलेंस कर लो। और भी बाकी सारे मेटल्स मिल सकते, लेड है, ठीक है, और कॉपर है, और भी चीजें मिल सकती मेटल। तो मैंने एक एज अ केवल सैंपल के तौर पे लिखा, ये सारे मेटल्स आपके रिएक्शन में आएंगे, इससे ज्यादा और कोई आने के चांसेस नहीं भी, ठीक। अगर आपने सबसे पहले किसको बैलेंस किया, मेटल को किया, फिर दूसरे नंबर पे आप किसको बैलेंस करो, नॉन मेटल पे बैलेंस करो। अभी मैं आपको करके दिखा भी रहा हूँ। अब नॉन मेटल में कौन आएगा, जैसे आपका आएगा क्लोरीन आ गया, ठीक, ब्रोमीन आ गया, फिर आपका क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फिर आपका सल्फर है, सल्फर आ गया, फिर नाइट्रोजन आ गया, फिर फास्फोरस आ गया। ये आपके क्या, नॉन मेटल। यानी सबसे पहले अगर हमको रिएक्शन मिलेगी तो हम क्या बैलेंस करेंगे, मेटल। देन उसके बाद क्या बैलेंस करेंगे, नॉन मेटल। देन उसके बाद तीसरे नंबर पे हम क्या बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन। और देन चौथे नंबर पे हम सबसे लास्ट में करेंगे हाइड्रोजन। अगर हम बैलेंस करते 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 आए, अगर हमें लगा कि रिएक्शन फिर से कहीं मिस हो तो फिर से वापस जाकर के फिर से हम रिएक्शन बैलेंस करते हैं, बैक टू बेसिक, यानी बैक टू बेसिक पे फिर वापस जाके करेंगे। अब जैसे मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ, चलिए
जैसे मैंने लिखा Fe+H2O, यानी आयरन ने जब वाटर से रिएक्शन किया तो क्या क्या बना रहा है, Fe3O4+H2 गैस निकल रही है। लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड प्रोडक्ट है। अब देखो आप यहाँ समझो, सबसे पहले इसमें क्या क्या है, आपको आयरन दिख रहा है, मतलब आयरन क्या मेटल है। उसके बाद आपको ऑक्सीजन है, फिर हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इसमें नॉन मेटल नहीं है। ठीक, अब आप देखो सबसे पहले आपको मेटल बराबर करना है। देखो यहाँ आयरन कितना 1, यहाँ आयरन कितना 3, तो आप यहाँ 3 आगे लगा दो, तो आयरन दोनों तरफ क्या हो गया, बराबर हो गया। उसके बाद आप चेक करो मेटल हो गया। अब नीचे अब आओ, उसके बाद देखो नॉन मेटल तो नहीं है, तो आप सीधे आ जाओ ऑक्सीजन के पास, फिर हाइड्रोजन के पास जाना। ऑक्सीजन देखो यहाँ कितना 1 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 4 है, तो आप यहाँ 4 लगा दो। ऑक्सीजन 4 बैलेंस हो गया। अब उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, आयरन बैलेंस हो गया। अब एक बार देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है 4 2 8, यहाँ कितना है 2, तो यहाँ क्या लगा दो 4। अब एक बार फिर से चेक कर लो, आयरन 3 सॉरी, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 4 दूनी 8, हाइड्रोजन 4 दूनी 8, मतलब हमारी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो बैलेंस इसलिए करते हैं ताकि, अच्छा अगर आप पेपर में नहीं बैलेंस करोगे ना तो आपके नंबर कट जाएंगे। अगर मान लीजिए कि आपने कोई बहुत अच्छी रिएक्शन लिखी और आपने उसको बैलेंस नहीं किया तो आप वहाँ नंबर अपना मिस कर दोगे। तो नंबर मिस काहे को करना है, ठीक है। आप पूरी रिएक्शन लिखो, उसके बाद बैलेंस करो, देन आप उसको फिर एक बार चेक भी जरूर कर लो। जैसे अगली रिएक्शन मैं लिखता हूँ, दूसरी रिएक्शन है Al2O3+, आपका है HCl है, यानी कि हाइड्रोक्लोराइड गैस है, और निकल रहा AlCl3 और प्लस निकली आपकी H2O, यानी कि वाटर निकल रहा है। ठीक, अब देखो चेक करो। अब इसमें आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, मेटल कौन है हमारा, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम कितना है 2, यहाँ कितना है 1, तो यानी इधर कम है, इधर 2 है, इधर 1 है, तो आप यहाँ 2 लगा दो। अच्छा यहाँ गलती मत करना कि यहाँ लगा देना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप उसको Al है, वो मेटल है, वो Al2 के फॉर्म में नहीं लिखा रहेगा, तो यहाँ आपने 2 लगा दिया। एल्युमिनियम हो गए। अब आप चेक करो नॉन मेटल कौन है, नॉन मेटल इसमें क्लोरीन दिख रहा है, देखो नॉन मेटल है ना, पहले इसको फिर इसको। क्लोरीन यहाँ 1, क्लोरीन यहाँ 3 यहाँ और 2 यहाँ, तो 3 2 जा कितना हो गया 6, तो यहाँ क्लोरीन 6 है, यहाँ क्लोरीन 1 है, तो आप यहाँ क्या लगाओ 6 लगा दो, तो 6 क्लोरीन हो गया, 6 क्लोरीन इधर हो गया, ठीक है बैलेंस। अब उसके बाद आ जाओ ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन है, हाँ है, यहाँ 3 ऑक्सीजन, यहाँ 1 ऑक्सीजन, तो आप यहाँ क्या लगाओ 3 लगा दो, तो आपको ऑक्सीजन 3। अब चेक करो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देखो कितना है, यहाँ 6 हाइड्रोजन, यहाँ 3 2 जा 6, यहाँ भी हाइड्रोजन 6, यहाँ भी हाइड्रोजन 6, यानी हमारा हाइड्रोजन बराबर। एक बार फिर से चेक कर लो, एल्युमिनियम 2, ठीक, क्लोरीन 6, क्लोरीन 3 2 जा 6 6। उसके बाद क्या चेक करो, ऑक्सीजन चेक करो, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन ये 3 यहाँ शो हो रहा ना, ठीक, 3 यहाँ हो गया, हाइड्रोजन 6 6 यहाँ 6, यानी रिएक्शन हमारी क्या है, बैलेंस है। ठीक, अच्छा, और आपकी बुक में ऐसी ढेर सारी रिएक्शन होंगी जिनको आप बैलेंस करके आप देख सकते हो, तरीका आपके सामने है, तरीका आपके सामने। आपको ये ट्रिक रखनी है, आपको ये ट्रिक क्या है, एक तरीके से कॉन्सेप्ट है, ठीक, इस कॉन्सेप्ट को आप अपने सामने रखो और रिएक्शन लिखो। रिएक्शन चाहे जितनी भी बड़ी हो, अगर आप इस तरीके से करके चलोगे ना तो आपकी रिएक्शन एक भी गलत नहीं होगी, और अगर 10 भी रिएक्शन आपने प्रैक्टिस कर ली ना तो आपकी आगे की रिएक्शन या पेपर में जो आने वाली रिएक्शन होगी वो सब की सब इजी ढंग से निकल जाएंगे। ठीक है, चलो आगे चलो। इसके बाद का जो पॉइंट है आपका वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो हमारी जो केमिकल रिएक्शन होती हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है बेटा लक्षण, यानी उसके क्या गुण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, क्या प्रॉपर्टी होती है जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले आप ये याद रखना कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। अगर किसी रिएक्शन में अगर कोई रिएक्शन हो रही है, अगर उसमें आपका कोई पीपीटी बन गया, मतलब फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, यानी कोई इनसॉल्युबल मटेरियल तैयार हो गया, तो समझ लो वो रिएक्शन हो रही है। मतलब ये बताएगा ना फॉर्मेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। आप कैसे अंदाजा लगाओगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसके अंदर क्या क्वालिटीज होंगी, तो ये क्वालिटीज बताई जा रही, प्रॉपर्टीज बताई जा रही। ठीक, दूसरा, अगर कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें निकलेगी गैस, तो हम उसको बोलेंगे एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस। तीसरी प्रॉपर्टी कहती है अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो क्या होगा, कलर चेंज होगा, कलर भी चेंज हो जाएगा।
ठीक। चौथा पॉइंट क्या कहता है, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसका टेम्परेचर भी क्या करेगा, बदल जाएगा, उसका टेम्परेचर भी बदल जाएगा। यानी या आप ये कह सकते हो केमिकल रिएक्शन होगी तो टेम्परेचर चेंज होगा, या आप कहो टेम्परेचर चेंज होगा तो इसका मतलब क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। कलर चेंज हो रहा है इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है। एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है। फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी हो रहा है यानी प्रेसिपिटेट बन रहा है तो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। पांचवा और लास्ट, स्टेट चेंज, स्टेट भी तो बदल जाती है। अभी देखो H2 और O2 को जब आपने लिया था तो क्या बना था, H2O बना था इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, H2O2 किस में थे, गैस में थे। इसका मतलब वहां स्टेट चेंज हुई, मतलब केमिकल रिएक्शन हुई। तो ये आपके क्या केमिकल रिएक्शन के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है कि केमिकल रिएक्शन जब भी होती है ये बनाती है, या जब भी ये होंगे तो केमिकल रिएक्शन होगी। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब चलो इसके आगे मैं बढ़ता हूँ। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। राइटिंग पे थोड़ा जाना मत बच्चों, ठीक है। आप मेरी शब्दों पर भी ध्यान देना, हो सकता है कुछ आपको ना समझ में आए लेकिन जो शब्द है वो तो आपको सुनाई दे रहे होंगे, ठीक है। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन से आपको कुछ समझ में तो आ रहा होगा ना, मतलब कुछ चीजें कंबाइन कर रही होंगी। कंबाइन का मतलब कुछ चीजें क्या होंगी, ऐड ऑन हो रही होंगी। ठीक, जैसे मान लो, अब इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हो कि टू और मोर रिएक्टेंट, यानी दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिल करके क्या करेंगे, एक नया प्रोडक्ट क्या करेंगे, तैयार कर देंगे। यानी दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म कर देंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे मान लो कि आपके पास तीन रिएक्टेंट है, एक ए है, एक बी है, एक सी है। इन दोनों ने मिलकर के क्या तैयार कर दिया, ए बी सी। अब आप कहोगे इधर भी एबीसी इधर भी एबीसी, लेकिन फर्क है, यहाँ ए बी सी अलग है लेकिन यहाँ ए बी सी एक ही में है। ए बी, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीन अलग अलग है ना, तीन टर्म है। इन ये तीन टर्म मिलकर के एक हो गए, ए बी सी हो गया। तो हमने कहा इन दोनों ने मिलकर के कंबाइन होकर के क्या बना दिया, ए बी सी। तो तीनों, दो या दो से ज्यादा लोग मिल करके एक नया प्रोडक्ट क्या करते, फॉर्म करते, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है, जैसे एक एग्जाम्पल आता है बड़ा फेमस एग्जाम्पल है, टीचर को बड़ा पसंद होता है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ये डिजलिंग व्हाइट लाइट के साथ जलता है, व्हाइट पाउडर इसका निकलता है। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं, जब कभी भी हमारा जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम के होगा इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड में होगा, और अगर वो बर्निंग करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ O2 तो क्या तैयार होगा, MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड तैयार होगा। वो भी किस फॉर्म में निकलेगा, सॉलिड के फॉर्म में, और क्या पैदा होगी, हीट पैदा होगी। ठीक, तो Mg इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, ठीक, जो कि मेटल है, जब उसने O2 के प्रेजेंस में क्या किया, अपने आप को बर्न किया यानी जलाया, तो MgO मिला, जो कि कैसा होगा, व्हाइट पाउडर होगा। अच्छा, एक चीज आपको बताओ बेटा, पेपर में ना आपके इन सब के कलर भी बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल। ठीक, व्हाइट पाउडर होगा, ये Mg आपका क्या था, सॉलिड था। ठीक है, और ये क्या थी, आपकी एयर थी। ठीक है, ये फ्रॉम एयर से मिल गई, यहाँ पर क्या पैदा हो गई, हीट पैदा हो गई। तो जो Mg आपका सॉलिड था वो O2 की प्रेजेंस में उसने अपने आप को बर्न किया, व्हाइट पाउडर निकला। और यहाँ पर जो Mg जब जलेगा ना तो डिजलिंग व्हाइट लाइट के साथ जलेगा, डिजलिंग व्हाइट लाइट के साथ क्या करे होगी, इसकी बर्निंग होगी, यानी कि चमकीली एक लाइट निकलती है। जैसे दीपावली में आप लोग नहीं अनार फोड़ते तो वैसे इसकी लाइट निकलती है। तो आप इसमें क्या क्या कह सकते हो, अब जो ये हुआ है मैग्नीशियम बर्न विद, यानी जब मैग्नीशियम जलता है विद डिजलिंग व्हाइट लाइट के साथ क्या करता है, ये जलता है। ठीक, अब मैग्नीशियम MgO, यानी कि एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या पैदा होता है, एक पाउडर पैदा होता है। ठीक है, और इसमें से हीट एनर्जी भी कुछ ना कुछ रिलीज होती है, जिससे टेम्परेचर क्या करता है, रिएक्शन का बढ़ जाता है। तो इस वजह से, अब एक चीज ध्यान देना, Mg और O2 मिलकर के क्या बना रहा है, MgO, दैट मीन्स ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसके साथ में एक और चीज निकल रही, हीट। और एक चीज याद रखना, जब कभी भी किसी भी रिएक्शन से हीट भी निकले तो उस रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक। तो ये रिएक्शन आपकी बेस्ट है, जब आपसे अगर पेपर में पूछ दे कि किसी एक ऐसे रिएक्शन का नाम लिखो जो कॉम्बिनेशन प्लस एक्सोथर्मिक दोनों हो, तो आप इस रिएक्शन को बड़े प्यार से आप वहां लिख करके आ सकते हैं। कॉम्बिनेशन के साथ साथ ये रिएक्शन क्या एक्सोथर्मिक भी है।
और मैग्नीशियम किस कलर में जलता है? डिजलिंग व्हाइट लाइट के साथ कैसा पाउडर मिलता है? व्हाइट पाउडर मिलता है। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हुई। चलो अब आगे चलता हूँ। ये आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आराम से चलना, कोई बहुत बड़ा होगा नहीं ये टॉपिक। ठीक, सीबीएसई की सबसे अच्छी खासियत यही है कि उनके जो सिलेबस होते हैं ना वो कम होते हैं, इसमें आप पूरे के पूरे मार्क्स गेन कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे है एक पॉइंट और है, क्विक लाइम इन वाटर, इसी का ही पॉइंट है, क्विक लाइम इन वाटर। अब क्विक लाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। ये इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड होता है। जब हम इसको किसके साथ मिक्स करते हैं? पानी के साथ, यानी लिक्विड के साथ हमने मिक्स किया, तो व्हेन CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड बोल लीजिए या क्विक लाइम बोल लीजिए, तो जब कभी भी इस क्विक लाइम यानी इस कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ क्या करते हैं? मर्ज करते हैं, तो आपको वहां क्या बनता है? CaOH का होल ट्वाइस। ठीक, और ये भी कैसा होता है? पानी में है, तो इसलिए इसको क्या लिखते हैं? एक्वस, इसके बगल में लिखना। और क्या पैदा होती? वहां पर हीट पैदा होती। मतलब दो लोग आपस में क्या करें? कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइन करके क्या करें? एक नया प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं और साथ में क्या हो रही? हीट दे रही। इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी? कॉम्बिनेशन के साथ साथ कैसी है? कैसी है? आपकी एक्सोथर्मिक भी है। ठीक, तो अब ये जो आपका बना क्विक लाइम से, ये बना, इसको बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम। तो क्विक लाइम से कभी कभार ये भी क्वेश्चन दे देते हैं, हाउ डू वी ऑब्टेन क्विक लाइम टू स्लेक्ड लाइम, यानी क्विक लाइम से स्लेक्ड लाइम कैसे प्राप्त करेंगे? तो आपके सामने ये तरीका है। ठीक, तो क्विक लाइम CaO, स्लेक्ड लाइम क्या हो गया आपका? CaOH का होल ट्वाइस। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करो। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये कहता है कि राइज इन टेम्परेचर, हमारी रिएक्शन का जो टेम्परेचर होता है वो क्या करता है? बढ़ जाता है। राइज इन टेम्परेचर, तो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मतलब रिएक्शन कैसी है आपकी? एक्सोथर्मिक है। ठीक, दूसरा पॉइंट, अब दूसरा पॉइंट कहेगा क्विक लाइम रिएक्ट वाइग्रेसली विद वाटर। जो हमारा क्विक लाइम होता है ना, यानी CaO, ये क्विक लाइम जब पानी के साथ, क्विक लाइम वाइग्रेसली विद वाटर, यानी पानी के साथ जब रिएक्शन करता है तो बड़ा ही तेज और बहुत ही खतरनाक तरीके से करता है। ठीक, CaO, ठीक, वाइग्रेसली विद वाटर। ठीक, अच्छा, इसमें तीसरा क्या करते हैं? वाटर एडेड स्लोली, यानी इसमें पानी को धीरे धीरे मिलाते हैं। वाटर एडेड स्लोली बिकॉज रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, पानी को धीरे धीरे इसलिए मिलाते हैं क्योंकि रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक है। तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इसलिए हमें पानी को इसमें धीरे धीरे मिलाना पड़ता है और उसको लगातार हम स्टीयर यानी चलाते भी रहते हैं, ताकि वो चीज जमे ना और रिएक्शन हमारी बहुत ज्यादा वाइग्रेसली ना हो, बहुत ज्यादा कोई एक्सप्लोजन ना हो। ठीक, अच्छा, अब चौथा पॉइंट, क्विक लाइम यूज्ड इन, क्विक लाइम का जो यूज्ड होता है इन मेकिंग सीमेंट, यानी सीमेंट बनाने में, यूज्ड इन मेकिंग सीमेंट। ये आपके सामने 4 पॉइंट थे। ठीक, अच्छा, इस रिएक्शन को और आप क्या बोल सकते हो? पांचवा पॉइंट, ये रिएक्शन क्या है? कॉम्बिनेशन के साथ साथ, कॉम्बिनेशन प्लस क्या है? एक्सोथर्मिक भी है। ठीक, अब आप एक बार फिर से देख लो, CaO विच इज इन सॉलिड, H2O लिक्विड के साथ किया तो क्या बना? CaOH का होल ट्वाइस, जिसको क्या बोला हमने? CaOH का होल ट्वाइस, स्लेक्ड लाइम, प्लस क्या निकल गई? हीट निकल गई। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है? टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्विक लाइम जो होता है वाइग्रेसली विद वाटर, यानी जो क्विक लाइम होता है वाटर के साथ बहुत तेज और बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से रिएक्शन करता है। वाटर इसलिए पानी इसमें धीरे धीरे मिलाते हैं क्योंकि रिएक्शन क्या है हमारी? एक्सोथर्मिक है। क्विक लाइम यूज्ड इन मेकिंग सीमेंट, सीमेंट बनाने में इस्तेमाल होता है। और ये रिएक्शन कैसे? कॉम्बिनेशन के साथ साथ एक्सोथर्मिक है। क्लियर? ओके, अगला आपका है, अगला पॉइंट आता है व्हाइट वॉश। व्हाइट वॉश वॉल, जो हम दीवारों पर पुताई करते हैं उसमें क्या कैसे क्या होता है? देखो, जैसे हमने क्या किया, जो हम वहां से, जैसे हमने पिछली रिएक्शन लिखते हैं CaO क्विक लाइम H2O के साथ मिल रहा है, मतलब ये कैसा था? सॉलिड। इसमें क्या बना लिया? CaOH का होल ट्वाइस, प्लस क्या निकल गई? हीट निकल गई। ठीक, इसका हमें इस्तेमाल करना है,
यानी जो कि क्या है, स्लेक्ड लाइम है। अब इस स्लेक्ड लाइम का क्या होता है, कहता है अच्छा इसमें क्या होगा, ऑलरेडी पानी होगा, तो कहता है CaOH का होल ट्वाइस सॉल्यूशन जो होता है इज यूज्ड, इसका यूज कहाँ करते हैं, फॉर व्हाइट वॉशिंग, इसका इस्तेमाल व्हाइट वॉशिंग, दीवार पर व्हाइट वॉशिंग के लिए करते हैं। ठीक, अच्छा इट रिएक्ट स्लोली विद वाटर। अब जब आपका CaOH का होल ट्वाइस आपके दीवार पर लगा हुआ है, तो ये बाहर की एयर की जो CO2 होगी इससे धीरे धीरे क्या करेगा, ये रिएक्ट करेगा, यानी कि फ्रॉम एयर से, यानी एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को बुलाएगा, ठीक है, और उस एयर से यानी उस कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करके ये करता क्या है, अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है किसमें, CaCO3 में। CaCO3 में इसने क्या कर लिया, अपने आप को कन्वर्ट कर लिया, मतलब ये क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। ठीक, और ये भी कैसा होगा, हमारा सॉलिड होगा, प्लस क्या निकल जाएगा हमारा H2O, यानी पानी क्या कर गया, एज अ वेपर के फॉर्म में क्या कर गया, निकल गया। मतलब एक बार फिर से समझो, इस अगर मान लो हमें कहीं दीवार पे पुताई करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम मार्केट से कैल्शियम ऑक्साइड खरीद के लाएंगे, यानी क्विक लाइम खरीद के लाएंगे, हम उसको पानी में धीरे धीरे घोल देंगे तो ये सॉल्यूशन तैयार हो जाए। इस सॉल्यूशन को हम कहाँ लेके गए, दीवार पे पुताई करने के लिए। दीवार पे हमने व्हाइट वॉश किया, व्हाइट वॉश जब किया तो दीवार पे हमने लगा दिया। आप देखते होगे दीवार पे जब आप चूना लगाओगे तो दीवार तुरंत ही नहीं शाइनिंग करती, धीरे 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 शाइनिंग करेगी। क्यों धीरे धीरे करती है, क्योंकि दीवार पे आपने CaOH का होल ट्वाइस लगाया। अब CaOH का होल ट्वाइस है, इसमें थोड़ा पानी भी मौजूद है, तो पानी क्या करेगा, पानी निकलना चाहेगा, पानी निकलेगा तो जो CO2 है ना, ये इसके साथ आकर के क्या करेगी, मर्ज होगी। तो यहाँ जब इसके साथ मर्ज होगी तो क्या बनेगा, CaCO3, और जो H2O होगा वो पानी दीवार पर जो होगा इस CaOH के होल ट्वाइस धीरे धीरे क्या करेगा, इन द फॉर्म ऑफ वेपर में निकल जाएगा। तो जो आपकी दीवार है वो क्या हो जाएगी, शाइनी सरफेस आना शुरू हो जाएगी। शाइनी सरफेस आएगी मतलब आपको सफेदी दिखना शुरू हो जाएगी। ठीक, तो ये प्रोसेस क्या होती है, धीरे धीरे होती है। ठीक है, और इस प्रोसेस में थोड़ा सा लगता क्या है, टाइम है। ठीक, तो ये आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी। और रिएक्शन आप क्या दे सकते हो, जैसे दूसरी रिएक्शन दे सकते हो, बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल यानी कोयले का जलना। दूसरा आप क्या दे सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ H2 एंड O2, यानी H2 और O2 का मिल करके क्या बनाना, वाटर बनाना। ये भी आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एग्जांपल दे सकते हो। बर्निंग ऑफ कोल यानी कि जब आपका कार्बन इन द सॉलिड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है तो क्या निकलता है, CO2। ठीक, और ये भी गैसेस के फॉर्म में होता है। और जब आपका H2 इन द फॉर्म ऑफ गैस और O2 इन द फॉर्म ऑफ गैस, जब दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, आपका H2O इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड बनता है। ठीक, तो ये आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन के क्या है, एग्जाम्पल थे। आई होप यहाँ तक की आपकी बातें क्लियर हुई होंगी। चलो इतना। अब इसके बाद जो आपकी अगली रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद आपकी अगली रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन ना आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की जस्ट अपोजिट है। आपने सुना भी होगा डीकम्पोज कर जाना, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या कहती है, इसमें कहता है रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन। मतलब ये रिएक्शन मैंने अभी आपको बताया था कि ये रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन, यानी आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन की जस्ट क्या है, ये उल्टी है। अच्छा, कॉम्बिनेशन में क्या था, हमारे दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट मिलते थे तो एक नया दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलते थे तो एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होता था। यहाँ पर उसका उल्टा होगा। क्या उल्टा होगा, एक आपका रिएक्टेंट होगा, वो क्या करेगा, अपने आप को दो या दो से ज्यादा हिस्सों में क्या कर लेगा, तोड़ लेगा। जैसे मान लो हमारे पास कोई एक प्रोडक्ट है जिसका रिएक्टेंट AB, इसको जब हमने डिकम्पोज किया तो A प्लस B में क्या कर गया, ये टूट गया। वहां पर यही चीज क्या कर रही थी, ऐड हो रही थी। लेकिन देखो उल्टा करो ना, ये कॉम्बिनेशन तब आगे था, ये वाला पीछे था। अभी यहाँ पर क्या हो गया, एक हमारा रिएक्टेंट था वो टूट करके A और B में क्या कर गया, कन्वर्ट कर गया। ठीक, इसका एग्जाम्पल क्या कैसे करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास क्या CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हमने क्या कर दिया, हीट कर दिया। इसको हमने क्या हीट किया। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लाइम स्टोन। क्या है, लाइम स्टोन है। जब इसको हीट किया तो ये CaO और CO2 में क्या कर गया, ब्रेक कर गया। CaO क्या है, क्विक लाइम, और CO2 क्या है, गैस है। ठीक, तो CaO सॉलिड के फॉर्म में मिल गया और CO2 आपका किस फॉर्म में मिल गया, गैसियस के फॉर्म में।
ये आपका सॉलिड के फॉर्म में, और इसका क्या नाम है, क्विक लाइम। और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है पता है? इसका बताया था, इसका इस्तेमाल होता है सीमेंट बनाने में। ठीक, तो देखो एक हमारा रिएक्टेंट था CaCO3, इसको जब हमने हीट दे दिया, ये क्या कर गया, टूट गया। अब एक चीज समझना, ये एक तरीके से तुम्हारा डिकम्पोजिशन तो हो ही रहा है, लेकिन आप इसको साथ में क्या दे रहे हो, हीट दे रहे हो। तो ये आपकी रिएक्शन डिकम्पोजिशन के साथ साथ पता है कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब होता है एक रिएक्शन वो जिसमें हमें हीट देनी पड़ती है, एंडोथर्मिक। एक रिएक्शन वो जिसमें से हीट निकलती है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक बोलते हैं। ठीक, क्लियर हुआ? अब जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, अगर आपके पास क्विक लाइम है CaO, यानी क्विक लाइम, इसको अगर आपने क्या किया, हीट दिया, ठीक, यानी आपने इसको हीट दिया, तो बताओ ये किस में टूटेगा। यानी यहाँ पर प्लस, यहाँ पर हमने CO2 लिखा, यानी आपके पास क्विक लाइम है, सॉरी, यानी आपके पास क्या है, पूरा CaCO3 है। अगर आपने इसको हीट दिया तो यहाँ पर पेपर में ऐसे आएगा, आपने हीट दिया, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क या ब्लैंक बना देंगे और CO2 कह देंगे गैस। तो यहाँ कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स कि यहाँ पर क्या मिलेगा, तो आप बताओ ना क्या मिला है यहाँ पर। यहाँ पर आपका मिलेगा CaO, यानी कि क्विक लाइम, ठीक है, जिसका इस्तेमाल क्या होता है, सीमेंट बनाने में किया जाता है। ठीक, चलो अब अगला है, ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप की होती है। 3 टाइप में, मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में तोड़ने के 3 रास्ते होते हैं। तोड़ने के 3 रास्ते, पहला है, अगर हमें किसी किसी रिएक्टेंट को हम हीट से तोड़ सकते हैं, या हम किसी को तोड़ सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, और दूसरा हम क्या तोड़ सकते हैं, किसी को लाइट से तोड़ सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से, या हम किससे तोड़ सकते हैं, हीट, लाइट से, या किससे तोड़ सकते हैं, हीट से। अगर हम किसी रिएक्शन को तोड़ते समय हीट का इस्तेमाल करेंगे, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक। तो हीट बोल दे तो भी ठीक, थर्मल डिकम्पोजिशन बोल दे तो भी ठीक। तो हीट से तोड़ा या थर्मल डिकम्पोजिशन से तोड़ा, दोनों बात एक ही है। अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ा तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट दे करके तोड़ दे, या इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कर दे, तो भी आपका डिकम्पोज हो रहा है, मतलब रिएक्शन क्या करे, ब्रेक हो रही है। अगर लाइट से तोड़ रहा है तो लाइट वाली रिएक्शन को बोलते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। यानी कि लाइट की हेल्प से तोड़ा गया तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, करंट से तोड़ा गया तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, हीट से तोड़ा गया तो थर्मल डिकम्पोजिशन। मतलब हमें तोड़ना है, तोड़ने के कितने रास्ते हैं, 3 रास्ते वो तो बता रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक, चलो अब आगे बढ़ता हूं। अगर मान लो जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन है, थर्मल डिकम्पोजिशन को एक और नाम भी जानते हैं, थर्मोलिसिस। अब इसमें क्या होता है, बात ध्यान से सुनना। थर्मोलिसिस में कह रहा है कि मान लो जैसे आपके पास है FeSO4। इनिशियल स्टेज में जो तुम्हारा FeSO4 होता है, इसकी होता है ग्रीन कलर में होता है। कलर जरूर याद रखना, क्योंकि कलर को बहुत पूछ रहे हैं आजकल पेपर में। ग्रीन कलर होता है, जब हमने इसको हीट दिया ना, तो FeSO4 जो है वो 3 हिस्सों में टूटेगा। एक आपका टूटेगा Fe2O3 इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, एक टूटेगा SO2 इन द फॉर्म ऑफ गैस, और एक टूटेगा SO3 इन द फॉर्म ऑफ गैस, यानी सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी टूट गया। लेकिन अभी एक बात याद रखना, जब FeSO4 ग्रीन कलर में है, जब हमने इसको हीट किया तो यही तुम्हारा बन जाएगा Fe2O3, और ये पता कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर में हो जाएगा। मतलब सोच के देखो, किसी एक चीज का कलर कुछ और था रिएक्शन के पहले, और रिएक्शन के बाद उसने अपना कलर क्या कर लिया, चेंज कर लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, हीट इसने एब्जॉर्ब किया, और एक रिएक्टेंट था वो 3 हिस्सों में टूट गया। मतलब क्या हुआ, डिकम्पोजिशन प्लस एंडोथर्मिक, डिकम्पोजिशन और एंडोथर्मिक हो रहा है। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आई। चलो नेक्स्ट में चलता हूं। अब होता क्या है, इसके थोड़ा सा अंदर हम चलते हैं। जैसे FeSO4 डायरेक्ट Fe2O3 में नहीं टूटता है,
होता क्या है, FeSO4 के पास होते हैं .7H2O, यानी वाटर के क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये क्या होता है, जिस समय 7H2 होता है तो ये हाइड्रेटेड होता है, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, और उस समय किस कलर में होता है, ग्रीन कलर में पाया जाता है, ठीक, यानी कि हरे रंग में ये होता है। जब हम इसको हीट करते हैं तो सबसे पहले हीट करने पर क्या होता है, इसमें जो 7H2O होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, तो हमारा बनता है FeSO4, और 7H2 हमारा कहाँ हो गया, बाहर हो गया। अब अभी तक तो हाइड्रेटेड था, अब ये क्या हो गया, एनहाइड्रस हो गया, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट हो गया, क्योंकि इसमें से 7H2O क्या निकल के चले गए बाहर। तो ये क्या हो गया, ग्रीन से आपका कैसा होता है, सबसे पहले व्हाइट होता है, यहाँ पर ये किस कलर में चला गया, व्हाइट कलर में चला गया, ठीक। अब व्हाइट कलर के बाद फिर क्या करते हैं, जब हम इस FeSO4 को फिर से हम ले आते हैं, फिर से उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, यानी फिर से हम इसको हीट करते हैं, तो जो व्हाइट कलर का जो हमारा फेरस सल्फेट होता है ना, फिर ये क्या करता है, अपने आप को 3 हिस्सों में तोड़ता है, मतलब Fe2O3 प्लस SO3 प्लस SO2 में क्या करता है, ब्रेक करता है। ये जो हमारा होता है, ये हमारा होता है रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर में क्या करता है, ये ब्रेक हो जाता है, ठीक। तो यहां तक आपने देखा कि तोड़ने के आपके 3 रास्ते, पहला है आपका हीट या थर्मल डिकम्पोजिशन, ये उसी को ही क्या बोलते हैं, थर्मोलिसिस बोल दिया, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी है, तीसरा आपका लाइट है। तो आज मैंने आपको डिकम्पोजिशन का पहला तोड़ने का रास्ता बताया, ठीक है। अभी 2 रास्ते और हैं, और ये दोनों रास्ते और बाकी का जो बचा हुआ पोर्शन है वो मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए आप केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन याद करो, ठीक है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन आप तैयार करो, क्यों बैलेंस करना वो तैयार करो, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पे जाओ, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले कौन सी थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहां पर किसी 2 लोगों ने 2 रिएक्टेंट ने मिल करके एक प्रोडक्ट तैयार किया था। उसके बाद फिर कॉम्बिनेशन के बाद उसमें कुछ जितनी भी आपकी रिएक्शन हो आप उसको प्रैक्टिस जरूर करो। उसके बाद फिर दूसरी हमारी है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या, रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट उल्टा है, ठीक। और उस डीकम्पोजिशन में 3 तरीके हैं, 3 रास्ते तोड़ने के, पहला हीट से तोड़ा, फिर दूसरा हमने इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ा, फिर तीसरा हमने लाइट से तोड़ा। इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ने को क्या बोलते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन, या उसी को क्या बोलते हैं, थर्मोलिसिस बोलते हैं, ठीक। उसमें हमने किसका एग्जांपल देखा, FeSO4 का देखा, FeSO4.7H2 जो कि हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट होता है, किस कलर में होगा, ग्रीन कलर में होगा। जब उसको हीट करेंगे तो क्या निकल जाएगा, FeSO4 और 7H2 अलग निकल जाएगा, जो कि मैंने पीछे लिखा है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तब हमारा फेरस सल्फेट व्हाइट कलर में हो जाएगा। फिर FeSO4 को फिर लाके हीट करेंगे तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। और ये लोग जो होते हैं ये पॉल्यूटेंट होते हैं। पॉल्यूटेंट का मतलब होता है ये पॉल्यूशन फैलाने के लिए बड़े जिम्मेदार होते हैं। SO2 SO2 और SO3 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक। तो यहाँ तक आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। यहाँ तक की बातों को प्रैक्टिस करना, यहाँ तक की जो वीडियो है यहाँ तक आप देखना। इसके आगे का जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको कल मिल जाएगा। बाकी पूरी वीडियो को एक साथ देख करके पूरा अपना एक चैप्टर खत्म कर लेना। इसके बाद जो आपका अगला चैप्टर है आपको पता होगा एसिड बेस सॉल्ट, वो भी मैं जल्दी ही प्रिपेयर कर दूंगा। तो आप अपने नोट्स खोलिए, आप अपनी बुक खोलिए, ठीक है। उनसे आप, अच्छा एक चीज और मैं बताना भूल गया, आप केमिकल रिएक्शन जो इक्वेशन है उसको जरूर करो, इक्वेशन को बैलेंस जरूर करो। पहले मेटल, देन नॉन मेटल, देन ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन, इसको आप बैलेंस करो। जब आप बैलेंस करोगे तब आपको अपना पोटेंशियल पता चलेगा। और मुझे पता है कि आप जितना करोगे ना, उससे जितना मैं बता रहा हूँ उससे ज्यादा आपका ढालोगे, ठीक है। तो इसके साथ ही आज का वीडियो यहीं पर क्लोज करते हैं। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब तो जरूर करिए, ठीक है। ओके, गुड नाइट।